हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूं राज यादव और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स की। ठीक है, और हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड जो आप पढ़ोगे उससे पहले आपको कुछ जनरल बातें कंपाउंड से रिलेटेड पता होनी चाहिए। उन जनरल बातों के बेस पर ही हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स को पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रिपरेशन मेथड से जुड़ी हुई जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नॉलेज है, उसको देने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके जनरल फार्मूलेज क्या होते हैं। सबसे पहला कंपाउंड सपोज दैट आपके पास है कि आपसे पूछा है भाई एल्कोहल है। अगर आपके पास एल्कोहल है तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कह सकते हो भाई एल्कोहल का फॉर्मूला होता है बेटा ROH। जहां पर भी OH होता है इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, या फिर इसे बोलते हैं बेटा एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं बेटा। इसको एल्कोहलिक ग्रुप कहा जाता है। जिसके अंदर भी OH ग्रुप होगा समझ लीजिए वो एल्कोहल होगा। ठीक है, ध्यान रखें ये OH ग्रुप जो है एलिफेटिक कार्बनिक चेन के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अगर OH जुड़ा हुआ है तब उसे बोलेंगे एल्कोहल, और अगर एरोमेटिक के साथ जुड़ा हुआ है तो उसी को बोलेंगे फिनॉल। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं बेटा R, तो R आपके पास क्या हो सकता है? मैंने कहा था कि R जो होता है ये होता है बेटा आपका एल्काइल ग्रुप। क्या होता है बच्चा? ये एल्काइल ग्रुप होता है R एल्काइल ग्रुप होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है बेटा CnH2n+1। CnH2n+1। n यहाँ पर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे क्यों चलता सकता है। तो हम बात करते हैं कि एल्कोहल के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे। जरा देख समझिए बात को। ठीक है, एल्कोहल के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे। अगर हम C की जगह पे 1 रखें बेटा, N की जगह पे अगर 1 रखें तो आता है हमारे पास CH3, अगर 2 रखें तो आएगा C2H5, अगर 3 रखें तो आएगा C3H7। इसी तरीके से आप N की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे और R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये सारे जो मान हैं वो R के एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान समझ लें। ठीक है, तो पूरी केमिस्ट्री में R कहीं पर भी आएगा उसका मीनिंग यही रहेगा, इसके अलावा कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें एल्कोहल के एग्जाम्पल्स की, ये तो R के एग्जाम्पल्स हो गए। एल्कोहल के एग्जाम्पल की बात करें ना, एल्कोहल ठीक है, एल्कोहल के एग्जाम्पल यानी ROH की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जरा देखिए समझिए बात को। R की जगह अगर CH3 लगाते तो आएगा CH3OH। ठीक है, R की जगह C2H5 लगा तो आएगा C2H5OH हो जाएगा। R की जगह CH3 लगा C3H7 लगा तो आ जाएगा C3H7OH। अब एल्कोहल जिस टाइप से आपके पास हेलो एल्केन जो होते हैं वो आपके पास होते हैं बेटा 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसी टाइप से आपके पास एल्कोहल भी होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। लेकिन हम लोग ये कैटेगरी अभी नहीं पढ़ने वाले। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आएगा एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, उसमें ही हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो एल्कोहल समझ में आ गया कि एल्कोहल क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा कंपाउंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो आप बता सकते हो एल्डिहाइड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। इसको हम RCHO से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको RCHO से डिनोट करते हैं। R वही चीज़ है जो ऊपर थी, एल्काइल ग्रुप है। तो हम एग्जाम्पल्स की बात करें एल्काइल इसकी जगह, तो सबसे जो प्राइमरी एल्डिहाइड होता है HCHO, जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है, इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है यहाँ पर ये। ठीक है, और इसके अलावा सारे एल्डिहाइड होंगे वो इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, यानी CH3CHO। आपने CH3 लगा दिया बेटा यहाँ से उठा करके। अगर आप R की वैल्यू C2H5 लगा देते तो क्या आ जाएगा? C2H5CHO। तो ये हो गया एल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड आपके पास क्या है बेटा? फिनोल की बात करें कि अगर आपसे कहा जाए फिनोल का अगर फॉर्मूला पूछा है तो क्या होगा? तो फिनोल जो होता है बेटा वो होता है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए OH ग्रुप इसके ऊपर लग जाएगा, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा AROH के साथ। ये फिनोल हो गया। AR का मतलब हो गया एरोमेटिक रिंग, जो कि बेंजीन रिंग आती है यहाँ पर। ठीक है, एल्कोहल। ईथर की बात करते हैं बेटा, फोर्थ में हम ईथर की बात करते हैं। तो ईथर क्या होता है बेटा? या देखो ईथर आपके पास होता है बेटा ROR। ठीक है, इन सब का यूज होता है जब हम किसी का प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो इन सब का यूज होता है। एल्कोहल का यूज होगा, एल्डिहाइड का यूज होगा, ईथर का। भले ही आपके पास एल्कोहल में इसका वो हेलो एल्केन में एल्डिहाइड वगैरह का यूज ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में इनका सबका यूज होता है। ठीक है, तो ये ईथर हो गया। ईथर को हम इस तरीके से लिखते हैं। अब R आपके पास वही होगा जो पीछे है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ईथर तो क्या आएगा? CH3 और OCH3 है ना, या ऐसा भी हो सकता है बेटा CH3
CO2H5, ठीक है। तो ये आपके पास सरल ईथर होते हैं, ये आपके पास मिश्रित ईथर होते हैं। जब दोनों एल्किल ग्रुप एक जैसे हो तो उन्हें बोलते हैं सरल, जब आपके दोनों अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं जटिल ईथर, ठीक है। तो ये हो गए ईथर। अब हम बात करते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये मैं जनरल फॉर्मूले बता रहा हूं आपको। तो ये होता है RCOOH, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। R वही होगा जो यहां पर है, तो यहां पर हम बेटा सबसे पहला अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो HCOOH, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से C2H5COOH हो जाएगा, प्रोपोनोइक एसिड हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्डिहाइड हो गया बेटा, एल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। कीटोन की बात करते हैं। कीटोन आपसे पूछा है भाई कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बहुत आराम से बताओगे RCOR, ठीक है। R फिर से यहाँ यूज हो रहा है। R का मीनिंग वही है जो कि यहाँ था। R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर हो जाएगा CH3COCH3। इस तरीके से आपका इसका एग्जाम्पल हो जाता है कीटोन का। तो कीटोन को ऐसे लिखते हैं, जब भी कभी कीटोन की बात की जाए तो आप इस तरीके से लिखो। अगर कोई पर्टिकुलर कीटोन की बात करें, जैसे ये होता है प्रोपेनोन, प्रोपेनॉन होता है इसका नाम, ठीक है। तो प्रोपेनॉन ये कीटोन का नाम है, ये कीटोन का बेटा जनरल फॉर्मूला होता है। सामूहिक रूप से इकट्ठे अगर हम बात करते हैं तो कीटोन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं RCOR से, ठीक है। बात करते हैं आगे बेटा हम लोग एस्टर की। एस्टर क्या होता है, तो एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। RCOOR को बेटा हम लोग बोलते हैं एस्टर। R वही चीज होगी जो कि ऊपर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा किसकी, एनहाइड्राइड की, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड की, एसिड एनहाइड्राइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है RCO का होल ट्वाइस और यहां पर आता है O, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा RCO और यहां पर आता है O, ठीक है। तो ये होता है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ जनरल। अच्छा, एमीन के भी लिख लेते हैं, एमाइन, ठीक है। एमाइन का फॉर्मूला था बेटा RNH2, ठीक है। ये मैंने आपको जनरल फार्मूले बता दिए जो कि हमेशा हर किसी के प्रिपरेशन मेथड में इनका यूज होगा। ध्यान से समझते रहना, इनको अलग से लिख लेना चाहिए भले ही फार्मूले इसको, ठीक है। तो ये कुछ जनरल फार्मूले थे कंपाउंड्स के, जो कि हम लोग हेलो एल्केन में या फिर एल्कोहल में या फिनोल में, इनमें सब में बेटा इनके प्रिपरेशन में यूज करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट भी कर सकते हैं कहीं पर भी इस चीज़ को, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, इसके बाद हम लोग चलते हैं और थोड़े से अच्छे टर्म पर, और उसमें हमारे पास होगा बेटा, हम बात करेंगे अब हेलो एल्केन और एल्केन से रिलेटेड। देखिए जरा यहाँ पर आज की जो हमारा सेशन है वो केवल जनरल बातों पर भी है कि कैसे, यानी क्या होता है। जो बच्चे, ये उनके लिए है जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है, इसलिए उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड इसके बाद वाली वीडियो बनाऊंगा, ठीक। चलिए देखिए बेटा, आपसे कहा जाए बेटा कि एल्केन क्या होता है, तो आप बहुत तेजी से कहोगे भाई एल्केन होता है RH। एल्केन को हम RH से डिनोट करते हैं। R वही होगा जो कि वहां पर था, जो मैंने आपको बता दिया। जैसे सपोज दैट आपसे कहा गया बेटा एल्केन में, जरा देखिए ध्यान समझना, यानी CH3 और H की जगह एक और मिला तो 4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, एल्केन है। इसमें एक मेथेन है, दूसरा एथेन है। अब आपसे कहा जाए बेटा एल्किल हैलाइड क्या है, क्योंकि हमें यही प्रिपरेशन करना है। तो पहले सबसे पूछो हैलाइड क्या है। तो हैलाइड जो होता है बच्चे, हैलाइड होते हैं बेटा X, इसको हम X से डिनोट करते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं बेटा, ये हो सकते हैं बेटा F, ये हो सकते हैं Cl, ये हो सकते हैं Br और ये हो सकते हैं I। अब आपसे कहा जाए बेटा कि एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है। तो एल्किल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल्किल का फॉर्मूला होता है R, यानी R से डिनोट करते हैं। हैलाइड को X से डिनोट करते, दोनों में RX क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। अब R की जगह पे आप लगा सकते हो बेटा CH3, है। R क्या क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो CH3 X की जगह लगा सकते हो आप, Cl Br I कुछ भी लगा, मतलब Br लगा दिया आपने, ऐसे C2H5 Br लगा दिया। ये आपके पास क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। इसमें ये हो गया मैथिल ब्रोमाइड और ये हो गया एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हो गया एल्किल हैलाइड और आपके पास
ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर ये बात हो गई एल्केन की। दूसरी बात करते हैं एल्कीन की। हालांकि पीछे वाली सेशन में कर चुका हूँ एल्कीन की बात, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताता हूँ। एल्कीन जो होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो आता है CnH2n, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका प्राइम एग्जाम्पल है एल्कीन का। बात करते हैं बेटा एल्काइन की, क्योंकि हमने यूज करेंगे ना इनको, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एल्काइन। ये होता है बेटा CnH2n-2, ठीक है। तो प्राइम एग्जाम्पल क्या है इसका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्कीन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कुछ बेसिक टर्म्स कंपाउंड्स के जनरल फार्मूले और उनके बेटा एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं इसके बाद वाला जो टॉपिक चलेगा हमारा, जो हम जिस पर डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैसे केमिकल रिएक्शन होंगी, केमिकल रिएक्शन कैसे होंगी, वो इसी टर्म से रिलेटेड होती हैं। जरा देखो बेटा यहाँ पर देखो, अगर आपको केमिकल रिएक्शन करनी है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा बॉन्ड क्या होता है। देखिए बेटा यहाँ पर बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड जो होता है एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, दो एटम के बीच में लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो एटम को आपस में जोड़े रखता है जिससे कि मॉलिक्यूल स्टेबल रहे, ठीक है। जो कि जिससे कि मॉलिक्यूल स्टेबल रहे, यानी कि दो परमाणुओं के बीच लगने वाला वह आकर्षण बल जिससे कि वह अणु के रूप में उपस्थित रहता है, ठीक है। लगने वाले आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। अब बॉन्ड बेटा यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो बॉन्ड यूज होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपका बॉन्ड यूज होगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो समझिए कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उस चीज को समझ लीजिए पहले, ठीक है। सपोज दैट आपके पास क्या है, कार्बन है और आपके पास हाइड्रोजन है। इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, और बात ये नहीं कि हमारी मर्जी से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा इन एटम्स के नेचर पर। क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि ऑक्टेट रूल के आधार पर इसका एटॉमिक नंबर देखा जाए तो आता है 6 और 2,4 होता है। इसका देखा जाए तो कितना होता है, 1 होता है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए बेटा बाहरी सेल, बैलेंस सेल में ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन है, इस एक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब एक हाइड्रोजन और आएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन और आएगा, यानी कार्बन जो है, एक हाइड्रोजन केवल एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, जबकि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करने से पूरा कर लिया, हर हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, लेकिन कार्बन की बारी आती है तो सबसे ले लेता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये बॉन्ड इस तरीके से बेटा इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है। अब जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से H H H H, यानी प्रत्येक सिंगल बॉन्ड में, जहां पर सिंगल बॉन्ड, ये देखो अकेला लाइन है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होता है इसका मतलब यहां पर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां समझते हैं ना, यहां पर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, ये वाला जो जोड़ा है 1 इलेक्ट्रॉन का, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसका था। तो ये जो आपके पास है इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर कहा जाता है। जब कोवेलेंट बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। अब जो साझेदारी जब बराबर की होती है तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं, ठीक है, बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, पुराने बॉन्ड को टूटना, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, ये केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये पुराने बने हुए बॉन्ड हैं, ये टूटते हैं, इनके बॉन्ड किसी दूसरे के साथ बनते हैं। जब बॉन्ड टूटते हैं उसे बोलते हैं बेटा हम लोग बॉन्ड फिशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, बॉन्ड फिशन कहते हैं, या फिर इसको बॉन्ड क्लीवेज भी कहा जाता है, बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है,
बॉन्ड क्लीवेज भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग भी कहा जाता है। ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो दो टाइप से हो सकती है। सपोज दैट आपके पास दो एटम है, एक एटम ए है, दूसरा और एटम बी है, इनके बीच में बेटा दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये है जब यहां पर बॉन्ड फिशन होगा, बॉन्ड फिशन होगा तो दो तरीके से हो सकता है बॉन्ड फिशन। क्या हो सकता है? या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पे चले जाएं, या पर इस पर चले जाएं या फिर इस पर चले जाएं, ठीक है। अगर इस पर चले जाते तो यहां आ जाता है बेटा पॉजिटिव, इस पर आ जाता है नेगेटिव। या ऐसा भी हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए, तो बनता है यहां पर इस तरीके से ए और बी। इन्हें बोलते हैं बेटा आयंस, इन्हें बोलते हैं बेटा हम लोग आयंस, ठीक है, और इसे बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो बॉन्ड फिशन जो होता है वो दो टाइप से हो सकता है। तो जो दो टाइप से बॉन्ड फिशन होता है, यानी या तो ये बंद है, टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है विषम रूप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। विषम रूप से मतलब क्या है? यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर चले जाएंगे, या सम रूप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी आधे आधे इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम पर चले जाएंगे। इसलिए जो बॉन्ड फिशन है इसका नाम दो तरीके से लिखा गया है। कौन सा लिखा गया है? सबसे पहले मान लीजिए आपसे कहा जाए होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, बॉन्ड फिशन बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है? जैसे एटम आपके पास ए है, दूसरा एटम आपके पास बी है, जो भी इलेक्ट्रॉन इनके साझे के हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाता है। जब ये जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर बनेगा बेटा ये, और यहाँ पर आपको ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसको हम इस तरीके से डॉट से दिखा देते हैं। इन दोनों को बेटा बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है? होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है, यहां पर हो रहा है बेटा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। और होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कौन सी कंडीशंस में होता है? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन जो है इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशन क्या होती है बेटा इसकी? कौन सी कंडीशन में होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है? या तो ये हाई, कहीं पर लिखा हो हाई टेम्परेचर, तो समझ जाइए कि वहां पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होने वाला है। या फिर कभी लिखा हुआ हो क्या तीर के ऊपर, जहां पर जो मैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन लिख रहा है यहां पर मैं लिख दूं बेटा हाई टेम्परेचर, इसका मतलब इसके बीच में होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होने के चांस हैं। दूसरे नंबर पे लिखा हो बेटा यूवी लाइट, या एच न्यू लिखा हुआ हो बेटा, एच न्यू लिखा हुआ हो, या फिर लिखा हो यूवी। यूवी और एच न्यू का मतलब होता है बेटा सूर्य का प्रकाश, यानी सनलाइट, या फिर सनलाइट भी लिखा हो सकता है, सनलाइट भी लिखा हो सकता है बेटा, ठीक है। तो सनलाइट लिखा हुआ हो, चाहे एच न्यू लिखा हुआ हो, चाहे यूवी लिखा हुआ हो, तो समझ जाइए वहां पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होने वाला है। या फिर कोई भी ऑर्गेनिक या कार्बनिक पेरोक्साइड हो सकता है, ठीक है, कार्बनिक, कार्बनिक पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, जैसे आपके पास बेंजोइल पेरोक्साइड आपके पास हो सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड है C6H5OO, या फिर हम लिख सकते हैं C6H5 का होल ट्वाइस, है ना, C6H5 का होल ट्वाइस, ऐसे नहीं, ये बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल का सूत्र होता है बेटा क्या? C6H5CO और C6 इसका होल ट्वाइस कर दीजिए और इसका O2 लगा दो यहाँ पर, ठीक है। C6H5 का और C6H5CO का होल ट्वाइस और O2, ये बेंजोइल पेरोक्साइड। इस तरीके से कोई भी आपके पास पेरोक्साइड हो सकता है जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो, कार्बनिक पेरोक्साइड हो, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंसी में हमेशा क्या होता है? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन को। वो क्या होता है वो भी समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए देखो होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। ये क्या होता है हेटेरोलिटिक? हेटेरो का मतलब होता है विषम, विषमांश, यानी जब विषम अंश बेटा एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? इस तरीके से ए और बी के बीच बॉन्ड है और यहाँ पर हो रहा है बेटा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है। जब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन की बात आएगी तो समझ लो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा
साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ पर? इधर की ओर शिफ्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है इधर शिफ्ट हो जाए, लेकिन कहाँ शिफ्ट होंगे? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उस पर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, जब देखो यहाँ पर, तो यहाँ आ जाता है पॉजिटिव, प्लस इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर आया था नेगेटिव। यहाँ बनते हैं बेटा आयंस। आयंस में जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं कैटाइन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं एनाइन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है उसे कैटाइन कहते हैं, सिर्फ नेगेटिव उसे बोलते हैं एनाइन। ठीक, ये किस कंडीशन में होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन उस पर शिफ्ट होते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हेटेरोलिटिक वाला है, ये दो टाइप से हो सकता है। देखो मैंने आपको बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है किस कंडीशन में? अगर यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ध्यान समझना, इज ग्रेटर देन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी B की है वो A से ज्यादा है, तो क्या होगा? तो ये होगा बेटा, जो A पर है पॉजिटिव आ जाएगा और प्लस B पर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B इज लेस देन A, अगर B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी A से कम है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा? इस पर जाएंगे, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगी। डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस पर डिपेंड करती है बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड करती है ग्रुप पर। ठीक है, ग्रुप की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है? बढ़ती है। ये भी ध्यान रखें आप लोग साथ साथ। ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या होती है बेटा? इसकी कंडीशंस होती हैं, जरा देखिए, ये सबसे पहली बात, ये किसकी प्रेजेंसी में होता है? ये होता है बेटा पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? जैसे H2O, इसमें दो पोल्स होते हैं, एक H प्लस और एक OH माइनस। तो जहां पर H प्लस और OH माइनस, अगर इस तीन की जगह पे कोई पोलर सॉल्वेंट लिखा हुआ हो, H प्लस और OH माइनस की तरह से HCl है या फिर H प्लस ये है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसे होते हैं? ये तो पोलर सॉल्वेंट हो गया। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? सॉल्वेंट होते हैं जिसमें पोल्स नहीं हो, जैसे कि आपके पास होता है CCl4, है ना, CHCl3, CS2, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। ये कहाँ होता है बेटा? ये होता है होमोलिटिक के अंदर। इसे होमोलिटिक के लिए यूज करते हैं बेटा, हम नॉन पोलर के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखें, इसमें इन बातों को। अब हम बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, चलो देखो बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जब ये बॉन्ड फिशन होता है उससे ही रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं वो देखिए यहाँ पर। रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके टोटल 3 होते हैं। ठीक है, मुख्य मेन 3 होते हैं बेटा। एक होते हैं बेटा फ्री रेडिकल, जो कि होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं बेटा। एक होते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, ठीक है, ये बनते हैं हेट्रोलिटिक से, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं। एक होते हैं कार्बेनियन आयन, कार्बेनियन आयन, ठीक है, ये भी बनता है आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से, बॉन्ड फिशन से बनता है। ठीक है, फ्री रेडिकल किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक की बात चल रही है, तो इसमें मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही एग्जांपल लूंगा। तो फ्री रेडिकल बेटा होते हैं जब कार्बन पर इस तरीके से एक वैलेंसी जिसकी फ्री होती है, इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन लगा हुआ दिखाई दे जाए, समझ लो फ्री रेडिकल है। इसी तरीके से आपके पास कार्बोनियम आयन, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है बेटा जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तब उसे बोलते हैं कार्बोनियम आयन। अगर हम बात करते हैं कार्बेन आयन की, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन पर अगर बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग कार्बेन आयन। ठीक है, ये सेम स्पीसीज भी हो सकती हैं, डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर बेटा मैथिल ग्रुप पर आपने क्या एक वैलेंसी फ्री छोड़ दी तब उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसे बोलते हैं कार्बोनियम आयन, नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसे बोलते हैं कार्बेनियन आयन। अब हम बात करते हैं कि
कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने किस 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 पास हैं, ठीक है। जरा देखिए, उसी के आधार पर आपको स्टेबिलिटी पता लगेगी, और स्टेबिलिटी पता लगेगी तो अभी आपको पता लगेगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ध्यान समझिए, देखिए बेटे बात को। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन ने 3 तो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं इस तरीके से, ठीक है, और एक इसकी वैलेंसी कैसी है, फ्री है। तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे, 2 ये होंगे, 2 ये होंगे, तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि विषम संख्या इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होगा, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर देखो इस चीज को देखो, देखो सी है, इसके पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये 3 बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ में है। इसका मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल बॉन्ड के साथ ही इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो कितने होंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी 7 होने चाहिए है कितने यहाँ पर, सॉरी 8 होने चाहिए है कितने, 6। यहाँ पर भी 8 होने चाहिए है कितने बेटा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझते जाना बात को। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये देखो सी है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ H और यहाँ H। नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ध्यान समझते जाना। तो यहाँ पर जो वैलेंस सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने आप में स्टेबल है, फिलहाल तो स्टेबल है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ध्यान समझते जाना इस बात को, ठीक है। तो ये जो आपके पास है कार्बेनाइन, इसका हम लोग ज़्यादा यूज भी नहीं करने वाले, ठीक है, ज़्यादा यूज नहीं होगा फिलहाल के लिए, जो 12th क्लास में है। इसके अलावा यूज होता बताऊंगा। मैं बात करता हूं इनकी स्टेबिलिटी की, फ्री रेडिकल की और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी की। ध्यान समझते जाना इस बात को, ठीक है। स्टेबिलिटी मैं इसको मिटा देता हूं, मिटा दूं, नहीं मिटाऊं, चलिए। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो फ्री रेडिकल पहले तो टाइप पढ़ोगे, उसके बाद स्टेबिलिटी को पढ़ाते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखो बेटा, इन चीज़ों को समझो, ये सब बेस है केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल के टाइप्स कितने होते हैं, टोटल 4 टाइप्स मैं मानता हूं। वैसे आपने देखा होगा इसको 3 टाइप्स में भी आपको बुक्स के अंदर लिखा मिलेगा। मैं मानता हूं 4 टाइप्स। कौन से होते हैं, 0 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। 0 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल। 0 डिग्री का मतलब क्या है, यानी ऐसा फ्री रेडिकल जिसमें कार्बन केवल 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो, किसी भी अन्य कार्बन से ना जुड़ा हुआ हो, तब उसे बोलते हैं बेटा हम लोग 0 डिग्री फ्री रेडिकल। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 1 का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन को कम करो यहाँ पर और यहाँ से एक हाइड्रोजन से अटैच कर दो उस फ्री रेडिकल के लिए। इस तरीके से आपने क्या किया, मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, चलिए H और H, इसको बोलते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ध्यान समझते जाना, क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है, फ्री रेडिकल वाला कार्बन है, जो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है, वो एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब एक और कार्बन जुड़ा हुआ होता है तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री फ्री। अब कार्बन कितने, 2 है, तो उसे बोलेंगे एथाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 2 डिग्री फ्री रेडिकल। इसका मीनिंग क्या है, जब ये 1 डिग्री था तो एक कार्बन जुड़ा था, 2 डिग्री तो 2 कार्बन जुड़ा हुआ हो। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से देखो बेटा, यहाँ पर यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या है, ये फ्री रेडिकल। वैलेंसी कैसी है बेटा, फ्री रेडिकल है ये, तो इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। ये आपके पास 2 डिग्री हो गया। अब 3 डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री में ऐसे जो वैलेंसी फ्री है, ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन बेटा 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, 3 एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ा हुआ। देखो ये वाला कार्बन है वो तीनों तरफ से कहाँ जुड़ा हुआ, कार्बन जुड़ा हुआ, तो उसे बोलते हैं 3 डिग्री फ्री रेडिकल। या फिर इसका नाम दिया है तो क्या बोला था, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। बच्चों बहुत काम की चीजें हैं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की।
स्टेबिलिटी, पूरी जो कहानी है वो इसी पर डिपेंड है, स्टेबिलिटी पे, कि कौन सा कंपाउंड हमारा बनेगा। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। ठीक, स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो चारों टाइप के फ्री रेडिकल लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखो जरा यहाँ पर CH ये फ्री रेडिकल, CH3 और H ये फ्री रेडिकल, CH3 और H फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल। ये आपके पास 0 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये आपके पास बेटा 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है, और ये आपके पास 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। ठीक है, हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फ्री रेडिकल के वैलेंस सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और इसके साथ, इस कार्बन के साथ जिसकी वैलेंसी फ्री है, उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जाता है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन को देने के लिए तैयार है, सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो हाइड्रोजन कोई ऐसा ग्रुप होता है जो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। और CH3 ग्रुप जो आपके पास एल्काइल ग्रुप है, यानी CH3 हो गया, आपके पास C2H5 हो गया, ये ऐसे ग्रुप हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जिसको नीड होती है उसको डोनेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इस पर प्लस आई इफेक्ट होता है। अब बात आती है कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, तो ये बातें भाई फर्स्ट ईयर के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सीखने को मिलती हैं। हम 12th की बात करें तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर की ओर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर इसको देंगे, इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती, यहाँ पर पूरी होने की कोशिश हो रही है, इसका मतलब क्या है, इससे ज्यादा स्टेबल ये होगा। यहाँ पर 2 ग्रुप ऐसे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देंगे 2 पर, यानी प्लस आई इफेक्ट बेटा बढ़ गया, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया, तो अपने इलेक्ट्रॉन बेटा इसको दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ रही है। 2 लोग सपोर्ट करने वाले हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको प्लस आई और प्लस आई इफेक्ट लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किस पर, इस पर है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं आप लोगों को। सपोज दैट क्या है कि एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक कोई व्यक्ति है बेटा, कोई भी आदमी है, और उस आदमी के 4 लड़के हैं, ठीक है, कितने लड़के हैं बेटा, 4 लड़के हैं, ठीक, और 4 में से अगर वो, या फिर मैं मानता हूं 3 लड़के हैं, चलिए उसके, उस व्यक्ति के 3 लड़के हैं, और वो बहुत भयंकर बीमार पड़ गया। और जब वो बहुत भयंकर बीमार पड़ गया तो उसको क्या, दवाई को भी पैसा चाहिए, और परिवार को खाने खर्चे के लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है, कपड़े के लिए भी पैसा, यानी पैसे की जरूरत, नीड है उसके लिए। और चारों बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं चारों, मान लीजिए 3 साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल, ऐसा है कोई बच्चा। तो वो इतने छोटे बच्चे हैं, क्या वो उसका पेट भर पाएंगे, तो आंसर है नहीं। तो उसी तरीके से कार्बन है, इस कार्बन को बेटा क्या चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तीनों ऐसे बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं, जो इसकी नीड पूरी नहीं कर सकते, तो क्या होगा बेटा, ये पूरा नहीं कर सकते, इसलिए कम स्टेबल होगा, यानी मर सकता है। अगर इसको दवाई वगैरह समय पे नहीं मिली तो मर सकता है, यानी अनस्टेबल होगा ये कंपाउंड। पास में आ रही होगी, नहीं आ रही दोबारा बताना, दोबारा मैं समझाता हूँ बेटा। 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं, उनकी एज ज़्यादा नहीं है, तो वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते, तो वो परिवार जो होगा वो समाज में स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो मांगना पड़ेगा, उसे मजबूरी है, वो मर भी सकता है, वो पलायन भी कर सकता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ रही है, यानी एक ऐसा बच्चा है उसका जो बड़ा है, यानी जो कमा सकता है, जो कमाएगा तो थोड़ी सपोर्ट करेगा परिवार के लिए। अब 2 बच्चे ऐसे हैं जो कमाने लायक हैं, तो और ज़्यादा सपोर्ट होगी। 3 बच्चे ऐसे हैं, 3 के तीनों बहुत बड़े हस्तपुष्ट हैं, भाई कमाने लायक है, तो और ज़्यादा सपोर्ट होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी समाज के अंदर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे कम होगा 2 डिग्री, और सबसे कम होगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है कि तीनों लड़के कैसे हैं, इनके छोटे छोटे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं बच्चा हम लोग, ये आपने समझ लिया होगा टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोनियम आयन की बात करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं कार्बोनियम आयन पर। ले लिया होगा, ओके। चलिए देखो बेटा, आज का जो सेशन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये चीज़ें सारी समझ ली वो समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को बहुत आराम से करता रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा हम लोग कार्बोनियम आयन की, ठीक है। कार्बोनियम
आइंस। हिंदी में भी कार्बोनियम आयन ही बोलते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में एक और कहते हैं बेटा कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं, पॉजिटिव को कैटाइन कहते हैं इसलिए कार्बोकैटाइन कर दिया गया। अब कार्बोकैटाइन इसका मतलब क्या, कार्बन होगा, कैटाइन मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तब उसे बोलते हैं कार्बोकैटाइन, ठीक है, कार्बोकैटाइन। ये कैसे बनता है, जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है तब बनता है आपका कार्बोकैटाइन, ठीक है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन किसकी प्रेजेंसी में होता है बेटा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंसी, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंसी में होता है, सॉल्वेंट, ठीक है, एज लाइक वाटर H2O, ठीक। चलिए देखिए बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स की, यानी टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन, ठीक है। तो ये भी फ्री रेडिकल की तरह 4 टाइप के होते हैं कार्बोकैटाइन भाई, 4 टाइप के कार्बोकैटाइन होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप के होते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया नीचे, देखो बेटा ये 4 टाइप इसके भी होंगे, देखो कौन कौन से 4 टाइप होंगे। तो सबसे पहला होगा बेटा 0 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है। दूसरा होगा बेटा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन होगा, फिर आएगा 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, फिर आएगा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है। 0 डिग्री कार्बोनियम आयन, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन एंड 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। जिस टाइप से आपके पास बेटा 0 डिग्री फ्री रेडिकल था, 1 डिग्री फ्री रेडिकल था, 2 डिग्री फ्री रेडिकल था, 3 डिग्री फ्री रेडिकल था, इसी की तरह आपके पास ये कार्बोनियम आयन भी होते हैं। और वही डेफिनेशन होती है सेम, कौन सी, यानी अगर बेटा पॉजिटिव चार्जेड कार्बन किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, केवल 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तब उसे बोलते हैं 0 डिग्री कार्बोनियम आयन। और अगर बेटा ये कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ हो बेटा इस तरीके से, तब उसे बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, बाकी सब हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो, तब उसे बोलते हैं 1 डिग्री। अच्छा 2 डिग्री में क्या होता है बेटा, 2 डिग्री में ये होता है कि ये 2 कार्बन से जुड़ा होता है, कुछ इस तरीके से, जरा समझिए इस बात को। तो 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो बोलते हैं 2 डिग्री, और 3 डिग्री है तो सिंपल सी बात है कि 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा, कौन, पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन, ये वाला कार्बन, तो इसे बोलते हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है। बात करते हैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स की। अगर बात की जाए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो क्या होगी, देखो ध्यान से, आपके पास H है और यहाँ पर क्या पॉजिटिव है। तो देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 2 4 और 2 6, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा वैलेंस सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। जिस टाइप से फ्री रेडिकल में भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, 8 होने चाहिए, यहाँ पर भी आपके पास 8 होने चाहिए, लेकिन हैं कितने, 6। तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस थे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहिए, और पूरा किसकी प्रेजेंसी में होगा, जब +I इफेक्ट वाला ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। ध्यान समझते जाना। तो आपके पास ये मैं तीनों लिख रहा हूँ बेटा, ये C, यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पॉजिटिव, दूसरा C, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ C, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ पर प्लस, आगे तीसरा है बेटा CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब एक बच्चे के प्रश्न है यहाँ पर, बोले सर यहाँ तो 1 डिग्री में आपने क्या किया था, यानी CH3 को इधर जोड़ा था, अब यहाँ पर 1 डिग्री में CH3 को इधर जोड़ दिया। बेटा इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में जुड़ा हुआ, मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, वो किधर भी जुड़ा हो, चाहे इधर जुड़ा हो, चाहे इधर जुड़ा हो, चाहे इधर जुड़ा हो, कहीं पर भी जुड़ा हो, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। तो ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है, कार्बोनियम आयन हो गया। ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन हो गया, ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन हो गया, ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन हो गया, ठीक है, कार्बोनियम आयन हो गया।
ये हो गए कार्बोनियम आयन। अब बात करते हैं स्टेबल कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है। ये तीनों ही बच्चे कैसे हैं इसके, बहुत छोटे छोटे हैं, अस्वस्थ बच्चे हैं, ये इसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इनमें एक बच्चा बड़ा है तो ये पूर्ति करने की कोशिश करेगा, इसमें दो बड़े हैं तो ये पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, ऐसे मान के चलिए बेटा इस चीज़ को, ठीक है। इसमें तीन बड़े हैं, तीन के तीनों ही बड़े हैं भाई, क्या करेंगे ये पूर्ति करेंगे भाई, ये पूर्ति करेंगे भाई, पूर्ति करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, इससे कम ये, इससे कम ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी हो गई कार्बोनियम। अब कार्बन आयन हम नहीं पढ़ाएंगे, क्यों? कार्बन आयन का यहाँ पर ज़्यादा यूज नहीं होगा, दो ही का यूज होगा, फ्री रेडिकल का, मोस्टली फ्री रेडिकल का और कार्बोनियम आयन का, इसलिए मैंने दोनों को ही डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब हम बात करते हैं अटैकिंग रीजेंट की। किसकी बात करते हैं? अटैकिंग रीजेंट की। और ये हमारे पास आज जनरल लेक्चर के अंदर ये लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन मेथड पे चलेंगे सीधे सीधे, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर अटैकिंग रीजेंट क्या होते हैं, ठीक। अटैकिंग रीजेंट, ठीक है। अटैकिंग रीजेंट मतलब आक्रमणकारी अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक, ठीक, आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी कि चोर, केमिस्ट्री की भाषा में कह दिया जाए तो चोर। यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर जो चोर होते हैं समाज में, उसी तरीके से केमिस्ट्री में जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होते हैं वो चोर होते हैं। वो हमेशा उस जगह पर डाका डालते हैं जहाँ पर उनकी नीड पूरी हो जाए। इस तरीके चोर कहाँ डाका डालते हैं? तिजोरियों पर, जहाँ पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है। आक्रमणकारी अभिकर्मक अलग अलग टाइप के होते हैं, जिस तरह के चोर भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना। कुछ चोर ऐसे होते हैं जो भाई अकाउंट को हैक करते हैं, कुछ चोर ऐसे होते हैं जैसे पढ़ते समय किताबों को चुराते हैं, पेन को चुराते हैं, कुछ चोर ऐसे होते हैं जो खेतों में से भाई जो अनाज वगैरह होता है उसको चुराते हैं। तो उसके भी कई टाइप होते हैं बच्चों। इसी तरीके से आक्रमणकारी अभिकर्मक जो है आपके पास अटैकिंग रीजेंट है, इसके भी कई टाइप्स होते हैं। मेनली ये तीन टाइप के होते हैं, मेनली तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है बेटा, ठीक है। और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है। और तीसरा होता है बेटा एम्बीफिलिक, एम्बीफिलिक रिएजेंट, ठीक है। एम्बीफिलिक रिएजेंट तीन प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और एम्बीफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक जो वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा? एक होता है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। और दूसरा है बेटा फिलिक, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। अब भाई जब जिसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम है तो कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ये जो होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, डेफिशिएंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और ये अटैक कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक करते हैं। इनकी अटैक कहाँ होता है बेटा? ये अटैक होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर होता है बेटा, स्पीसीज, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं वहां अटैक होता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी होती है? कहां पर होगा बेटा? जहां डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा बेटे, जहां डबल बॉन्ड होगा या फिर जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। जहां डबल बॉन्ड हो, जहां ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर जहां पर लोन पेयर हो, लोन पेयर, या फिर जहां पर बेटा नेगेटिव चार्ज हो, ठीक। मैं आपको इतनी बात बता दी बेटा, ये नेगेटिव
चार्ज हो, कहाँ अटैक करेगा? डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करेगा, लॉन पेयर पर अटैक करेगा, या फिर जहां पर डबल यानी नेगेटिव चार्ज होगा। ये 4 कंडीशन है जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, 4 जगह पर, डबल बॉन्ड वाले स्थान पर, ट्रिपल बॉन्ड वाले स्थान पर, और लॉन पेयर जहां पर भी हो और जहां पर भी नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर अटैक करता है कौन? इलेक्ट्रोफिलिक। लॉन पेयर क्या होता है? लॉन पेयर होता है बेटा अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है उसे बोलते हैं लॉन पेयर। अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हुआ? जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं बेटा हम लोग क्या? हम बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसा होता है? सपोज दैट आपके पास NH3 है, तो NH3 में जो N एटम होता है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 तो हाइड्रोजन साथ बॉन्ड बना लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते। इसे बोलते हैं बेटा हम लोग क्या? लॉन पेयर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? लॉन पेयर कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से। इसी तरीके से आपके पास क्या होता है? H2O होगा, जिसमें क्या होता है? ये चीज आपको दिख रही है, ये भी क्या है? लॉन पेयर है। ठीक है, तो लॉन पेयर क्या होता है? अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए बेटा हम लोग बोलते हैं लॉन पेयर। तो ध्यान समझिए दूसरी बात, इलेक्ट्रोफिलिक जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है। एक इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है फिलिक का मतलब लवण। ये जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं, इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो, कोई किसी से अगर लव करेगा, स्नेह करेगा, तो ध्यान समझिए वो स्नेह इसलिए करेगा कि उसके पास उस चीज़ की कमी होती है। जैसे आप अगर मान लीजिए स्नेह करते हैं पैसे से, तो समझ लीजिए आपके पास पैसे की कमी है। अगर आप स्नेह करते हैं, अगर समझ जाओ बात, तो समझते चलिए। ठीक है, तो आप लव करके किसी चीज़ करेंगे तो जिस चीज़ की कमी होगी आप उसी से लव करेंगे। तो वही वाली बात यहाँ पर है। इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रॉन की लविंग, इलेक्ट्रॉन के पास ये जो स्नेह होती है, स्पीसीज होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं। इलेक्ट्रॉन से स्नेह मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, ये अटैक कहाँ करते हैं? अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी होती हैं? कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी होती है? जहां पर डबल बॉन्ड हो, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो, जहां लॉन पेयर हो, जहां नेगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। लॉन पेयर किसे कहते हैं? जहां पर अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसे बोलते हैं लॉन पेयर, या फिर बोलते हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यानी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। एग्जाम्पल मैंने आपको पूरे दे दिए। बात करते हैं हम न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, स्पीसीज होती है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं कौन? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी 2 शब्दों से, एक न्यूक्लियो और एक फिलिक। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फिलिक का मतलब होता है लविंग, जो न्यूक्लियस से लविंग करते हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये कहाँ अटैक करेंगे? अटैक कहाँ करेंगे बेटा? ये अटैक करेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक पर, इलेक्ट्रोफिलिक पर बेटा अटैक करेंगे। ध्यान समझते हैं ना, जो इलेक्ट्रोफिलिक है उस पर अटैक करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक किस पर अटैक कर रहे होंगे बेटा? ये इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक पर अटैक कर रहे होंगे। ध्यान समझते जाना, इलेक्ट्रोफिलिक पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है? कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कम होती है वहां पर अटैक करते हैं। कहां पर कम होती है? जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां पर आपके पास ये अटैक करते हैं। ठीक है, और ये भी आपके जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज्ड, दूसरे होते हैं बेटा न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज में सभी पॉजिटिव चार्ज आते हैं, H+ है, जैसे H+ है, Na+ है, ठीक है, और NH4+ है। इस तरह के जितने भी प्लस आते हैं वो सब आते हैं इसमें। इसके अंदर कौन सा? न्यूट्रल के अंदर AlCl3 नहीं, हाँ AlCl3 आ जाएगा इसमें। AlCl3 बहुत अच्छा, काफ़ी जगह यूज होता है। ये AlCl3 हो गया बेटा, FeCl3 हो गया बेटा, और BF3 हो गया। ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा? ये आते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज्ड, ठीक है, दूसरे होते हैं न्यूट्रल।
ठीक है। नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज जैसे Cl माइनस है, SO4 -2 है, जितने भी माइनस वाले हैं, Br माइनस है, OH माइनस है, जितने माइनस वाले हैं वो सब न्यूट्रल, वो उसमें आते हैं नेगेटिव चार्ज में। न्यूट्रल वाले कैसे आते हैं, जैसे NH3 होता है, यानी जो लॉन पेयर वाले होते हैं, है ना, H2O होता है, यानी RnH2 होता है, ठीक है। ये सब कहाँ आते हैं बेटा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में, न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये रहा न्यूक्लियोफिलिक, ये रहे इलेक्ट्रोफिलिक। अब बात करते हैं एम्बीफिलिक की, ध्यान समझते जाना बेटा। एम्बीफिलिक जो होते हैं इनमें दोनों ही आते हैं, ठीक है। ये दोनों पर ही अटैक, दो एटम होते हैं, यानी दो तरीके से अटैक कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर भी अटैक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच पर भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्बीफिलिक कहलाते हैं। तो ये रहे आपके अटैकिंग रीजेंट, ठीक है बच्चों। ये जो आपके पास बेसिक वीडियो थी, इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जब सारी बातें आपको समझ में आ जाएं तब आप प्रिपरेशन मेथड पे आप चलिए। प्रिपरेशन मेथड पे जाओगे, आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा पूरा एक तरफ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।